नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अपने आंगन की छाँव। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अपने आंगन की छाँव। दिनेश लगदग तैयार होकर कमरे से निकला तो अम्मा हम हो आए। हाँ बेटा, और देखो स्कूटर ज़रा शांति से चलाना, यह नहीं कि हवा में उड़ने लगो। ठीक है अम्मा। तब तक बहू रानी भी बाहर निकल आई, सजी धजी महक बिखेरती हुई। महीन आवाज़ में बोली, अम्मा जी सब्जी बन गई है, कुकर तैयार करके रख दिया है, आटा भी सान दिया है, फुलके मैं आकर उतार दूंगी। चलेगा ना? 9 बजे तक तो हम आ ही जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ बेटे, लौटने की जल्दी मत मचाना। 4 फुलकों की तो बात है, प्रभा उतार लेगी, तुम इत्मीनान से आना। मुझे जैसे आग लग गई। उन लोगों के जाते ही बुरा सा मुँह बनाकर कहा, मैं क्या तुम्हारे यहाँ फुलके सेंकने आई हूँ? अरे तो मैं सेंक लूँगी, 4 फुलकों की तो बात है। अम्मा बात 4 फुलकों की नहीं है, इन लोगों के तौर तरीकों की है। प्रोग्राम बनाते समय ये लोग घर की ज़रा भी चिंता नहीं करते। सारा काम निपटाकर सेकंड शो भी तो देखा जा सकता है। मैं ही मना करती हूँ रे, कैसा तो ज़माना आ गया है। रोज़ रोज़ कैसे कैसे तो किस्से सुनती हूँ। बहू बेटियों का रात में निकलना तो अब मुश्किल ही है समझो। तभी तो बेचारा आधी छुट्टी लेकर आया था, नहीं तो क्या निकलना हो पाता है। वो तो मैं तभी समझ गई थी, महाशय जी लंच टाइम में ही घर आ गए थे, तभी समझ लिया था कि कोई प्रोग्राम है। पर मुझे उन लोगों ने, यहाँ तक कि अम्मा ने भी हवा तक न लगने दी। गुस्से से मैं जैसे उफनने लगी। कहा, अम्मा मुझसे पूछ ही लेता तो कोई मैं साथ थोड़े ही चली जाती, पर इंसान मुंह देखी करता तो है। बहू ने मुझसे पूछा था पर मैंने ही मना कर दिया। अरे तुम क्या उनके साथ जाती अच्छी लगती? मरे सिनेमा भी तो आजकल ऐसे चले हैं कि। अम्मा जैसे बहू का वकालतनामा लेकर बैठी थी। मैं तिलमिला उठी। कहा, अम्मा बहुत ढील दे रही हो तुम, बाद में पछताओगी। सारी नादिरशाही बस हमारे ही लिए थी। हमारे ज़माने में तो सिनेमा के नाम पर घर में महाभारत मच जाती थी, वो भी छठे छमासे कभी जा पाते थे। सहेली के यहाँ जाने का मन होता तो फरमान निकलता था कि चूल्हा चौका निपटा कर जाओ। अब बुढ़ापे में तुम में बड़ी फुर्ती आ गई है। लली, समय देखकर बदलना पड़ता है। तब तो मेरे पास तुम्हारे बाबूजी का बल था, अब तो बच्चों का मूड देखकर ही चलना पड़ता है। आप सब लोग बस एक जैसे ही हो, वहाँ भी यही हाल है। किस्मत तो हमारी खराब है, हमने तो यहाँ भी भुगता वहाँ भी भुगत रहे हैं। उस समय तो मम्मी पापा जी बड़े कायदे कानून वाले बनते थे। पहनने ओढ़ने पर, हंसने बोलने पर, घूमने फिरने पर 100 बंदिशें थीं। और अब तुम्हारी तरह उन्होंने भी रंग बदल लिया है। छोटी के सामने हथियार डाल दिए हैं। जो मर्जी आए पहने, जब मन चाहे सोए, जहाँ इच्छा हो घूमे, कोई रोक टोक नहीं। इतने पर भी गले का हार बनी हुई है। नौकरी करती है ना बेचारी, इतनी रियायत तो बरतनी ही पड़ती है। तो क्या हम नौकरी करने के लायक नहीं थे? उस समय तो यह तुर्रा था कि इस घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करेंगी। मम्मी जी ने तो साफ कह दिया था कि जो कुछ करना है अपने बच्चों को संभाल कर करो, हमसे आयागिरी नहीं होगी। अब छोटी की गुड़िया को संभाल रही हैं कि नहीं? वैसे वो क्या संभाल रही हैं, देखना तो हम ही को पड़ता है, बस नाम मम्मी जी का होता है। लली, एक बात कहें? अम्मा का स्वर एकदम गंभीर हो आया। बहू के सामने अपनी रामायण मत खोला करो, बुरा असर पड़ता है। मतलब कल को वह पीहर जाकर हमारे भी किस्से सुनाएगी, या कि कल को हम ही से कहेगी कि आपकी बिटिया ससुराल में कौन सा जस कमा रही है। मैं स्तब्ध रह गई। क्या ये वही अम्मा है जो मेरी ससुराल गाथा बड़ा रस ले लेकर सुनती थी? यही नहीं, ससुर को उपेक्षित करने के, सास को निरुत्तर करने के अमोघ नुस्खे भी बताती थीं। अपनी ससुराल में मैंने बड़े शहीदाना भाव से ही प्रवेश किया था।
वहाँ से जब भी लौटती शिकायतों का, उलाहनों का एक पुलिंदा साथ होता। शिकायतें ससुराल वालों की, उलाहने पीहर वालों के लिए। अपनी छोटी बहन की शादी के बाद तो मेरा स्वर और भी उग्र हो चला था। विवाह का विवाह न केवल प्रेम विवाह था, बल्कि वह अंतर्जातीय भी था। अम्मा बाबूजी ने बड़े बेमन से ही उसके लिए स्वीकृति दी थी। तब से मेरा आक्रोश तीव्रतर हो गया था। अपना एक बचकाना सा, नामालूम सा प्रेम प्रसंग मुझे एकाएक बहुत बड़ा लगने लगा था। हुआ यूं कि विन्नी मौसी का एक भतीजा किसी इंटरव्यू के सिलसिले में हमारे यहाँ आकर ठहरा था। इंटरव्यू में वह सिलेक्ट भी हो गया, नौकरी भी पा गया। फिर भी उसकी आमद रफ्त जारी रही। अम्मा बाबूजी भी खुश थे कि घर बैठे एक अच्छा लड़का हाथ आ गया है। एक आध बार वह हम भाई बहनों को पिक्चर भी ले गया था। मज़े की बात यह कि अम्मा या बाबूजी ने ज़रा भी ऐतराज़ नहीं किया, उल्टे खुशी से मंजूरी दे दी। लेकिन जब वे लोग बाकायदा प्रस्ताव लेकर उन लोगों के यहाँ पहुँचे तो सारी खुशी काफूर हो गई। लड़के वालों ने ऐसा मुंह पसारा कि बाबूजी के होश ही गुम हो गए। इस बीच उस सीधे साधे लड़के के भी पर निकल आए थे। जब मौसा जी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो बोला, चाचा, उसके साथ मेरा कोई अफेयर थोड़े ही था। मैं बिना बात के अपने माँ बाप से दुश्मनी क्यों मोल लूँगा। मौसा जी को बहुत गुस्सा भी आया और शर्म भी। मुझसे बोले, प्रभा, तू उस नालायक लड़के को भूल जा। मैं तेरे लिए उससे भी अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। और उन्होंने सचमुच अपना वादा निभाया। पर एक फांस थी जो कसकती ही रही। 3 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई थी। तब से तो जैसे मन में भट्टी सी सुलग रही है। छोटी को सारा घर जैसे हाथों हाथ ले रहा है। सास उसके रूप गुणों की चर्चा करते नहीं अघाती। ससुर उसकी रसोई की तारीफ करते नहीं थकते। श्रीमान जी भी उसकी योग्यता के कायल हो गए हैं। हमेशा उसके सलीके की, जहानत की प्रशंसा करते रहते हैं। बच्चे भी चाची के आगे पीछे डोलते रहते हैं। मैं 10 साल से इस घर में खट रही हूँ, पर मेरा किया कराया सब मिट्टी हो गया है। मेरी बीएससी की डिग्री चूल्हे में फूंक गई है, पर इसका किसी को मलाल नहीं है। सबकी आंखें छोटी के कर्तृत्व से चौंधिया गई हैं। बैंक की नौकरी न हुई, कोई कलेक्टरी कमिश्नरी हो जैसे। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो भागकर अम्मा के पास आ जाती हूँ। कह सुनकर थोड़ा हल्का हो लेती हूँ। इतने दिनों तक तो अम्मा भी सहानुभूति से सब सुन लेती थी, पर इस बार उनके तेवर बदले हुए हैं। अब उनकी सारी दुनिया बेटे बहू में सिमट गई है। किसी तीसरे का वहाँ प्रवेश नहीं है। हमारे लिए तो अम्मा साक्षात चंडी का अवतार हुआ करती थी। बहू को लेकिन 100 खून माफ़ हैं। हम लोग जरा सी बिंदी टिकुली भी लगा लेती थी तो जैसे आसमान फट पड़ता था, और बहू के साज श्रृंगार को ऐसे मुग्ध भाव से देखती रहती हैं कि बस उन्हें लगता है जैसे उनके आंगन में रानी पद्मिनी का ही डोला उतरा है। अभी उस दिन दोनों किसी रिसेप्शन से लौटे तो अम्मा बोली, लली, नेक राइनोन तो उतार दो, पता नहीं वहाँ किस किस ने कैसी नज़र से देखा होगा। मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। अब शादी ब्याह में तो हर कोई सच संवर कर जाता है। इनकी बहू कोई अनोखी है जो नजर आ जाएगी। पर अम्मा से बहस कौन करे। हाँ, एक दिन विभा के पास मैं ज़रूर भुनभुनाई थी तो बोली, अम्मा ठीक ही तो कर रही हैं। इकलौते बेटे बहू से बिगाड़ करके बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी। क्या हम तुम उन्हें हमेशा के लिए रख सकते हैं। आंगन में नल फुरफुरा रहा था। अम्मा ने कनखियों से मेरी ओर देखा। मैं जानबूझकर सुबह का बासी अखबार दोबारा पढ़ती रही। ये बेकार करने को एक हम ही रह गए हैं। अपने लाडलों को तो सिनेमा भेज दिया, अब भुगतो। पीहर में क्या हम यही सब करने आए हैं, तो अपने घर में क्या बुरे थे। मुझे पढ़ने में मसरूफ़ देखकर अम्मा घुटनों पर हाथ देकर उठी और भीतर चली गईं। आजकल सुबह का पानी भी उनके ही जिम्मे है। बेटा बहू देर तक सोते रहते हैं। उन्हें जगाने का मन नहीं होता, या यूँ कहो कि हिम्मत नहीं पड़ती। जोर तो सारा बेटियों पर ही चलता था। दिनेश की अम्मा घर पर हो का। मिसरानी मौसी अम्मा को गुहराते हुए घर में घुसी और मुझे देखकर ठिठक गईं। अरे प्रभा बिटिया, अभी यहीं हो क्या। मुझे लगा चली गई हो। मुझे इतना ताव आया, अगर यहाँ हूँ भी तो क्या इनका दिया खा रही हूँ।
मैं चलती हूँ बिटिया, तुम्हारी अम्मा को लेने आई थी। आज वेणु गोपाल जी के मंदिर में स्वामी जी का प्रवचन है ना, पर अब तुम यहाँ हो तो मुझे नहीं लगता वे चल पाएंगी। क्यों नहीं चलेंगी मौसी? मैं क्या उन्हें रोकती हूँ? तुम तो नहीं रोकती बिटिया, पर 4 दिन बेटी घर पर आती है तो माँ का मन उसके पास ही डोलता रहता है। 4 दिन नहीं मौसी, मैं तो पूरा महीना रह कर जाऊँगी, मैंने जानबूझकर कहा। ज़रूर रहो बिटिया, तुम्हारा घर है, खूब रहो, भौजाई का सुख लो। बच्चे भी साथ आए हैं। बच्चे कैसे आ सकते हैं? उनके तो स्कूल चल रहे हैं ना, तो वहाँ कौन देखता है? उन्हें क्या देखना है मौसी, अब तो वे बड़े हो गए हैं। तभी अम्मा बीच में टपक पड़ी। घर पर इसकी सास है ना, और देवरानी भी है, दोनों मिलकर देख लेती हैं। इसकी तबीयत जरा ढीली चल रही थी तो मैंने आराम करने के लिए बुला लिया। घर पर देखने वाले हैं तभी तो हिम्मत कर सकी। साथ रहने का यही तो फ़ायदा है, मौसी बोली। लोग समझते नहीं हैं, भले ही नौकरों की फ़ौज पाल लो, पर अपनों की सी देखभाल थोड़े ही हो सकती है। मैं ब्याह कर आई थी तब हमारा 30 लोगों का कुटुंब था। मेरे 7 बच्चे थे, पर पता ही नहीं चला कब कैसे बड़े हो गए। अब तो एक होता है तो भी रोना झींकना लगा रहता है। संयुक्त परिवार की अच्छाइयों पर संक्षिप्त सी चर्चा के बाद मौसी चली गई तो मैंने अम्मा को आड़े हाथों लिया। मेरी सास और देवरानी का इतना बखान करने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें पता है कि वे मेरे बच्चों की कैसी देखभाल करती हैं? अच्छी ही करती होंगी, तभी तो तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकती हो, नहीं तो अब तक 10 फ़ोन आ गए होते। और ये मेरी तबीयत का क्या चक्कर है? उस दिन दिनेश भी पूछ रहा था, दीदी चेकअप के लिए जब जाना हो तो बता देना, मैं छुट्टी ले लूँगा। क्या यहाँ आने के लिए बीमार पड़ना ज़रूरी है? क्या मैं भली चंगी यहाँ नहीं आ सकती? कैसी बात करती है पगली, ये तेरे बाप का घर है, कम से कम जब तक मैं हूँ तुझे कोई रोक टोक नहीं है। पर सच तो यह है कि बहन बेटी का आना मौके मौके से ही अच्छा लगता है। अब मैं हर किसी से यह तो नहीं कह सकती कि तुम अपने दूल्हे से रूठ कर चली आई हो, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ता है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं रूठ कर आई हूँ? मेरी आंखें नहीं हैं क्या? पिछले 10 दिनों में एक भी फ़ोन नहीं आया, न तुमने वहाँ बात की। बूढ़ी हूँ तो क्या, इतना तो समझती ही हूँ। तुम्हारी समझ के क्या कहने अम्मा, तुम तो महान ज्ञानी हो। अच्छा होता प्रवचन में चली जाती तो थोड़ा और ज्ञान बटोर लाती। मेरी वजह से बेकार ही रुक गई, अपना भी नुकसान किया और मुझे भी पाप में ढकेल दिया। मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुकी थी, सोचा कि लौटने में 10 तो बच जाएंगे, तब रश्मि क्या सोचेगी। घर में माँ बेटी दोनों थीं, पर किसी से 4 फुलके उतारते नहीं बने। यह चोट एकदम सीधी थी। मैंने भी बेलौस अंदाज में कहा, यह ठीक किया अम्मा, अब झटपट जाकर रसोई संभाल लो, मुझसे कोई आशा मत रखना। अपने घर की रोटियां सेंक सेंक कर मैं अघा गई हूँ। 4 रोटियों की कोई बात नहीं थी, मैं ही सेंक लेती, पर मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। अनजाने उन्होंने मेरी दुखती रग छू दी थी। मैं सचमुच रूठ कर ही यहाँ आई थी। 15 दिन हो चले थे, पर किसी ने भी मुझे मनाने की पहल नहीं की थी। यूँ तो बात बिल्कुल जरा सी थी। विवेक शीतल दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। लौटते समय सबके लिए कुछ ना कुछ लाए थे। मेरे लिए मैसूर सिल्क, मम्मी जी के लिए कांजीवरम, पापा जी के लिए पूजा वाली रेशमी धोती, पूर्वा के लिए जरी बॉर्डर वाला घाघरा चोली, प्रतीक और उसके पापा के लिए सिल्क के कुर्ते। 2 दिन तक आने जाने वालों के सामने सब चीज़ों का प्रदर्शन होता रहा और शीतल की तारीफ भी। मुझे तो सुन सुनकर चिढ़ आने लगी थी। जब वे 2-4 बार मेरी साड़ी मंगवा चुकी तो मैंने जाकर मम्मी जी के सामने ही पटक दी। कहा कि जब सबका देखना दिखाना हो जाए तो कमरे में भिजवा दीजिएगा। बाहर वालों के सामने अपनी ऐसी अवमानना से मम्मी जी तो हक्की बक्की रह गईं। इन्हें भी अच्छा नहीं लगा। कमरे में बुलाकर मुझसे काफ़ी कुछ कहा गया। फिर मैं क्यों चुप रहती? मेरे मन में तो ज्वालामुखी ही धधक रहा था। मैं जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बोलती ही चली गई। पता नहीं कितने दिनों का संचित आक्रोश सतह पर आ गया था। शीतल कुछ भी करती है तो उसकी तारीफ होती है। मैं जो 10-12 साल से खट रही हूँ सब मिट्टी हो गया है।
शादी के बाद बस 2 दिनों के लिए रोते झींकते पचमढ़ी गए थे। उसके बाद से तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है। पारुल की शादी, विवेक की पढ़ाई, पापा जी का रिटायरमेंट, मम्मी जी का ऑपरेशन, सब मैंने ही तो भुगता है। पर मजाल है जो कभी किसी ने प्रशंसा का एक शब्द भी कहा हो। उन लोगों को तो बिना पैसे के एक नौकरानी मिल गई है, उसी के बल पर सबकी ऐश हो रही है। मैं भी अपना करियर लेकर बैठ जाती तब पता चलता। 1 घंटे तक अनवरत बोलती रही मैं। ये चुपचाप मेरी बात सुनते रहे, बीच में एक बार भी टोका टाकी नहीं की। जब मेरा आवेश कुछ कम हुआ तो शांत स्वर में बोले, प्रभा, इस घर के लिए तुमने जो कुछ किया है उसे सब जानते हैं, मानते हैं। इसके लिए सब तुम्हारे गुण गाते हैं, पर तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि तुमने कभी वैसा माहौल ही नहीं बनने दिया। तुमने जो भी किया उसमें एक कर्तव्य बोध था, आस्था नहीं थी। तुमने सब कुछ दिया, अपना समय भी, अपना श्रम भी, पर अपनत्व नहीं दिया। तुम जिस निर्लिप्त भाव से करती रहीं, लोग उसी औपचारिकता से उसे लेते रहे। न लेने में रस रहा, न देने में। यही शीतल तुमसे बाजी मार ले गई। उसने वही दिया जिसके लिए इस घर के लोग तरसते रहे हैं। उसने भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है। मीठा बोलने के कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। पर तुमसे वही तो नहीं होता। बस एहसान पर एहसान करती चली गई, पर एक क्षण के लिए भी इस घर से जुड़ नहीं पाई। कभी तुमने विवेक के साथ हंसी ठिठोली नहीं की, पारुल के साथ अपने रहस्य या साड़ियाँ शेयर नहीं की, कभी पापा जी को मनोहार करके कोई चीज़ नहीं खिलाई, कभी मम्मी जी को बद परहेजी के लिए मीठी डांट नहीं पिलाई। ये छोटी छोटी बातें हैं प्रभा, पर गृहस्थी में इनके दम पर ही रौनक आती है। कभी कभी तो मुझे लगता है, और एकाएक चुप हो गए। क्या लगता है? यही कि मेरे साथ भी तुम बस मजबूरी निभा रही हो। आत्मीयता का एक भी अंतरंग क्षण शायद हमारे जीवन में कभी नहीं आया। यह एक कड़वा सच था जिसे सुनकर मुझे शर्म से गड़ जाना चाहिए था, पर अपनी गलती स्वीकार करने के बदले मैं फुफकार उठी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों की अपनी नहीं बन सकी हूँ तो मुझे अपने घर भेज दीजिए। पराए घर में खटने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया था। अम्मा की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे दूसरे दिन गाड़ी में बिठा दिया था। वापसी के बारे में न उन्होंने पूछा न मैंने बताया। मेरे सकुशल पहुंचने का एक फ़ोन दिनेश ने कर दिया था, बस। उसके बाद कोई संवाद नहीं। आते समय बहुत ताव में थी मैं। सोचा था मेरे आने के बाद वहाँ एक महाशून्य पैदा हो जाएगा, जिसे शीतल की मीठी बोली और मम्मी जी के भाषण भी नहीं भर सकेंगे। पर अब डर लगने लगा है। बड़े से बड़ा शून्य भी समय के साथ भर जाता है। उन लोगों को भी मेरे न होने की आदत पड़ जाएगी। क्या पता पूर्वा और प्रतीक भी माँ के बिना जीना सीख लेंगे। और जिनके दम पर इतनी ठसक दिखाई थी, उन्होंने भी तो निराश ही किया है। दबी जबान से अम्मा ने भी तो जता ही दिया कि बहन बेटी का बेमौके पीहर आना अच्छा नहीं लगता। उल्टे सीधे ख्यालों का बोझ इतना भारी हो गया कि घर में मेरा दम घुटने लगा। मैंने साड़ी बदली, चप्पल पहनी और पर्स लटकाकर बाहर चली आई। अम्मा से कहने की भी ज़रूरत नहीं समझी। कुछ देर तक बाजार में यूं ही चहलकदमी करती रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर टॉफ़ी बिस्किट खरीदे, एक मिठाई का डिब्बा लिया और रिक्शे पर बैठकर सीधे विभा के यहाँ चल दी। विभा का घर शहर के एकदम दूसरे छोर पर है। टैक्सी के 45 रुपए चुकाते समय मेरी तो जान ही जल गई। विभा की सास कंपाउंड में ही कुर्सी पर बैठी बुनाई कर रही थी। इस औरत को जब भी देखा है, बुनाई करते ही देखा है। पता नहीं एक साल में कितने स्वेटर निकाल लेती हैं। नमस्ते माँ जी। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। अरे प्रभा, तुम आओ भाई। विभा ने बताया था कि तुम आई हुई हो। मुझे लगा था कि अब तक लौट गई होगी। आपसे बिना मिले कैसे चली जाती, मैंने विनम्रता से कहा। वैसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि कह दूं कि अब तक यहाँ हूँ तो आपको क्या परेशानी है। अपने भाई के घर में हूँ, कोई आपकी रोटियाँ तो नहीं तोड़ रही हूँ। विभा के लौटने में तो अभी देर होगी ना। हाँ, 6 के बाद ही आती है।
दोनों साथ ही आते हैं। प्रसाद कहाँ है? ट्यूशन गया है, 7 बजे लौटेगा। अब उन्हें याद आया कि मैं अब तक खड़ी हुई हूँ। बोली, अंदर चलोगी या यहीं बैठोगी? कुर्सी लानी पड़ेगी। मैं चुपचाप एक कुर्सी उठा लाई और उनके सामने बैठ गई। विषय तो सारे समाप्त ही हो गए थे। मैं यूं ही उनके स्वेटर की डिज़ाइन देखती रही। हवा में ठंडक बढ़ रही थी, पर वे अपने आसन पर जमी हुई थी। तभी एक स्कूटर गेट के पास आकर रुका और मैंने राहत की सांस ली। विभा और देवेन लौट आए थे। विभा बेहद थकी हुई लग रही थी, पर मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। ओह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़ दीदी। अब कुछ भी कह लो, सरप्राइज़ तो है ही। ऐसे तो तुम लोग बुलाते नहीं हो, सोचा खुद ही निमंत्रण ले लूँ। क्या बात करती हैं दीदी? विभा से पूछिए। मैंने कितनी बार तो कहा होगा कि दीदी आई हैं तो एक दिन खाने पर बुला लो। झूठे कहीं के, इन्हें तो शायद यह भी पता नहीं होगा कि मैं अब तक यहीं हूँ। औरों की तरह ये भी सोचते होंगे कि मैं वापस लौट गई हूँ। फिर भी सौजन्यवश कहना पड़ा। देखिए, आपका बहुत मन था ना, इसलिए मैं खुद ही चली आई। यह आपने बहुत अच्छा किया, देवेन ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। विभा लेकिन कुछ असमंजस में दिखाई दी। उसने इशारे से देवेन को भीतर बुलाया। 2 मिनट में वे बाहर आ गए और स्कूटर पर बैठकर चल दिए। ये उन्हें आते ही कहाँ भेज दिया विभा? मैंने भीतर जाकर कहा। किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। फॉर्मेलिटी क्या करूँगी दीदी, बस सब्जी भर मंगाई है, उसने चाय चढ़ाते हुए कहा। रोज़ तो लेते हुए ही आते हैं, पर आज हौसला ही न रहा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बहुत थकी हुई लग रही हो, मैंने उसके निस्तेज चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। अभी 8 दिन पहले डीएनसी करवाई है, उसी की कमजोरी है। पर डीएनसी क्यों? प्रसाद तो अब 5 साल का हो गया है ना? हाँ, अभी ही तो मैं थोड़ा फ्री हो पाई हूँ, फिर से वह सब करने की हिम्मत नहीं है। घर में देखने वाला कोई नहीं है और नौकरी मैं छोड़ नहीं सकती। क्यों, माँ जी हैं तो? उत्तर में उसने कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो चाय पी लो, और एक कप माँ जी को देने के लिए चली गई। तब मुझे याद आया कि मुझे आए आधा घंटा हो चला था, पर चाय तो दूर, माँ जी ने मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, और शायद इस बात का अंदाज़ा विभा को भी था। ये औरत क्या दिन भर स्वेटर ही बुनती रहती हैं? दीदी, तुम्हारा कोई परहेज वगैरह तो नहीं है ना? होगा तो बता देना। विभा का यह सवाल एकदम बेतुका था, पर यह समझाने के लिए काफ़ी था कि वह अपनी सास के विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। हम लोग चाय पी रहे थे कि देवेन लौट आए। सब्जी के साथ दही, घी, पापड़ का पैकेट और रसगुल्ले का टिन भी था। मुझे यह औपचारिकता अच्छी नहीं लगी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। चाय पीकर चुपचाप मटर छीलने लगी। तब तक विभा ने प्रोसेसर में आटा लगा दिया था। बाप रे विभा, ये कितना आटा लगाया है? तुम्हारी दीदी क्या कोई राक्षस है? 2-4 बार का इकट्ठा लगा लेती हूँ दीदी। सुबह तो इतनी भागम भाग मची रहती है कि बस, और शाम को इतना थक जाती हूँ कि कुछ करने का मन नहीं होता है। जी करता है खिचड़ी खाकर सो रहूं, पर खिचड़ी से सबका गुजारा तो नहीं होता ना। मैंने बाहर झांका। अपना कप लेकर देवेन माँ के पास जाकर बैठ गए थे। फ़र्क इतना ही था कि माँ जी अब हॉल में आकर टीवी के सामने जम गई थी। मैंने विभा की ओर देखा। वह सचमुच बहुत थक गई थी और यहाँ उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। विभा, तुम सब्जी वगैरह देखो, तब तक मैं एक तरफ फुलके उतार देती हूँ। अरे नहीं दीदी, जरा सी देर को आई हो तो क्या यहाँ भी काम करोगी? अपने घर में तो करती ही हो। वैसे भी ये लोग शाम को गरम फुलके ही खाते हैं। खाने बैठेंगे तो उतारती जाऊंगी। इसी बीच प्रसाद ट्यूशन से लौट आया था। अपना काम रोककर विभा ने उसके कपड़े बदले, हाथ मुँह धुलवाए, दूध का गिलास थमाया और वापस रसोई में जुट गई। बाहर माँ बेटे बदस्तूर बातें करते रहे। तू सच कहती है क्या? यही कि घर में देखने वाला कोई नहीं है। वह फीकी सी हंसी हंस दी, पर जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। जाहिर था कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। जब प्लेटें लगनी शुरू हुई तो मैंने कहा, विभा, अभी मेरी मत लगाना, मैं बाद में तुम्हारे साथ खाऊंगी।
पर माँ जी नहीं मानी। वाह, यह कैसे हो सकता है? तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें छोड़कर हम कैसे खा लें? मजबूरन सबके साथ बैठना पड़ा, पर गले से कौर नहीं उतर रहा था। जब सब लोग खा चुके तो मैंने कहा, अब तो आ जाओ, मैं कब से हाथ रोक कर बैठी हूँ। विभा अपनी प्लेट लेकर आ गई। खिसियानी हंसी हंसकर बोली, रोज़ तो मैं माँ जी को पहले ही परोस देती हूँ, हम दोनों बाद में खाते हैं। आज तुम्हारी वजह से देवेन ने भी पहले खा लिया। दरअसल मम्मी जी छूत छात बहुत मानती हैं, उन्हें सीधे उल्टे हाथों से खाना निकालना अच्छा नहीं लगता। मैं तो समझती थी कि एक हमारी अम्मा ही दकियानूस हैं, पर अब तो वो भी काफ़ी सुधर गई हैं। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। विभा ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, पर आखिर उसे ही उठना पड़ा। सीरियल बीच में छोड़ना किसी को भी गवारा नहीं था, लेकिन बाद में प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। किसका फ़ोन था? क्यों था? दिनेश का था। पूछ रहा था दीदी को लेने आऊँ क्या? मैंने कहा रहने दो, आज रात यहीं रह जाएंगी। फिर दोबारा खाने पर बैठते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम घर पर बताकर नहीं आई थी? अरे मैं तो यूं ही घूमने निकल पड़ी थी, मन हुआ तो यहाँ चली आई। पता है वहाँ सब कितनी चिंता कर रहे थे। वो तो रश्मि ने सुझाया कि एक बार छोटी दीदी के यहाँ देख लो, तो यहाँ फ़ोन किया। वो तो अच्छा हुआ कि फ़ोन मैंने ही उठाया, नहीं तो इस जरा सी बात का इशू बन जाता। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें इशू जैसी क्या बात थी। अपनी बहन के घर ही तो आई थी मैं। खैर, रात यहाँ गुजारने का ख्याल अच्छा था। सोचा जमकर गप्पें होंगी। शाम से यहाँ पर हूँ, पर दो बातें भी खुलकर नहीं हो पाई हैं। लेकिन विभा इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर आते ही ढेर हो गई। मैं ही प्रसाद को कहानियाँ सुनाती रही, फिर वह भी सो गया। मैं ही पागलों की तरह जागती रही। नई जगह वैसे भी नींद नहीं आती। बार बार नज़र विभा के बुझे बुझे चेहरे की ओर जा रही थी। लगता था जैसे वह खुश नहीं है। अभी कल तक मुझे उसकी किस्मत पर रश्क होता था। मनपसंद दूल्हा, अच्छी सी नौकरी, प्यारा सा घर, फूल सा बच्चा, फिर वह इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? अम्मा के यहाँ आती है तो कैसे खिलखिलाती रहती है। लगता है जैसे इसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। और अब इसकी आंखों में इतना सूनापन क्यों है? कहीं यह कमजोरी के कारण तो नहीं? अभी पिछले हफ्ते ही डीएनसी करवाई कह रही थी। मैं तो यहीं थी तब। डर के मारे अम्मा को न बताया होगा, पर मुझसे तो कह सकती थी। 2 दिन के लिए मैं यहाँ आ जाती, इसे कुछ तो आराम मिलता, पर इसने तो खबर करना भी ज़रूरी नहीं समझा। विभा, मैंने आवाज़ दी। वह नींद में कुनमुनाई और करवट बदलकर सो गई। मेरा अभियोग मन ही में रह गया। सुबह आराम से उठी, देखा विभा रोटियां बेल रही है। अरे तुम तो नहा चुकी? हाँ, माँ जी के लिए भी अभी से बनाकर रखती हूँ ना। इतनी बंदिश? बाप रे! अम्मा से तो बात बात पर लड़ लेती थी, पर बेचारी ने सास के सामने हथियार डाल दिए। मैं सोच ही रही थी कि बिना नहाए किचन में जाऊं कि ना जाऊं। तभी विभा ने कहा, दीदी मैं तुम्हारी चाय वहीं ला रही हूँ। मैं वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बहन का हाथ बटाने का विचार छोड़ दिया। देवेन भी मेरे पास आकर बैठ गए थे। कल से उनके साथ भी ढंग से बातचीत नहीं हो पाई थी। सुनो, विभा ने पति से कहा, आज तुम अकेले निकल जाना। मैं दीदी को घर पर छोड़ती हुई आ जाऊंगी। हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकल लेंगे। बस से जाना है ना, देर लगेगी। तो ऑटो कर लेंगे ना? नहीं दीदी, बेकार 50 रुपये फूंकने से फ़ायदा। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार होकर आई तब तक वह खुद तैयार हो चुकी थी और प्रसाद को यूनिफॉर्म पहना रही थी। उसे देवेन के साथ भेजकर उसने दाल चावल का कुकर तैयार किया। माँ जी जला लेंगी। 12:30 बजे प्रसाद आता है। माँ जी 12 बजे गैस जला देती हैं। हाँ, बच्चा गरम गरम दाल भात तो खाए, रोटी तो बेचारा ठंडी ही खाता है, माँ जी ने बिसूर कर कहा। मन हुआ कह दूं कि आप किस मर्ज की दवा हैं, 2 रोटी नहीं बना सकती, पर चुप ही रही। बहू की अनुपस्थिति में पोते को खाना खिला देती हैं, यही क्या कम है। कल से जो देख रही थी उससे तो इसकी उम्मीद भी कम ही थी। देवेन और उसकी माँ से विदा लेकर हम लोग 9:30 बजे ही निकल पड़ी। सड़क पर आकर मैंने कहा,
विभा, तुम मेरे लिए क्यों हलकान हो रही हो? मैं अकेले भी सही सलामत पहुंच जाऊंगी। मैं जानती हूँ दीदी, जब अकेली आई हो तो जा भी सकती हो। मैं तो अपने ही स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ, इसीलिए बस से जाना तय किया है। पैसे भी बचेंगे और कुछ देर का साथ हो जाएगा। घर में तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई, एक तो काम और दूसरे जासूसी। क्या मतलब? जासूसी कैसी? हमारी परम पूजनीय सासू माँ है ना, कब दबे पांव दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। इस घर में तो पति पत्नी का एकांत भी सुरक्षित नहीं है। अब प्रसाद को भी ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके सामने बात करते डर लगता है, फौरन जाकर दादी से बता देता है। देवेन कुछ नहीं कहते, वे तो पूरे श्रवण कुमार हैं। उनकी माताश्री ने हमारे अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति दे दी थी, इसका एहसान अब जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। इसमें एहसान की क्या बात है? बुढ़ापे में इकलौते बेटे से बिगाड़ करके वो भला कहाँ जाती? इस स्वीकृति में उनका अपना स्वार्थ भी तो है। पर ये इतनी सीधी सी बात मेरे मियाँ की समझ में नहीं आती। वे जैसे माँ के सामने बिछे जाते हैं, पर वे अपने आसन से इंच भर भी हिलना नहीं जानती। यूं तो मुझसे बड़े प्रेम से बोलती हैं, पर दिन भर अपने उच्च वर्णीय होने का दंभ भरती रहती हैं। संस्कारों के नाम पर सारे नियम उपनियमों का कठोरता से पालन करवाती हैं। कभी कभी मन इतना खराब हो जाता है कि बस। मुश्किल तो यह है कि किसी से यह सब कहा भी नहीं जा सकता। अम्मा तो फौरन कह देंगी कि तुम्ही ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हम क्या करें? अम्मा ढूंढती तो क्या इससे अच्छा ढूंढ देती? मेरे लिए कौन से धन्ना सेठ ढूंढ लाई हैं? पर आज तुम अम्मा से कह तो सकती हो कि ये मुझे कहाँ पटक दिया। मेरे लिए तो वह भी सुविधा नहीं है। बस जल्दी ही आ गई थी, भाग्य से भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। हमें अगल बगल वाली 2 सीटें मिल गईं। खिड़की के पास बैठकर मैं कुछ देर तक फिसलती हुई सड़क को देखती रही, पर दिमाग में विभा की बातें चक्कर काट रही थीं। कितनी दुखी है बेचारी, और मैं पागल बेवजह उससे ईर्ष्या करती रही। विभा, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, ये सास लोग सब जगह एक सी होती हैं, कुछ गरम कुछ कम गरम, पर नरम तो कोई नहीं होती। तुम्हारे श्रीमान जी तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही हैं। सच तो यह है दीदी कि प्रेमी और पति में बहुत अंतर होता है, पर यह अंतर शादी के बाद ही पता चलता है। यह तो मेरे लिए एकदम नई बात थी। इसी आदमी के लिए विभा घर परिवार से समाज से लड़ गई थी। आज उसी को लेकर मोह भंग की त्रासदी भुगत रही है। मेरा मन करुणा से भर आया। मैंने कनखियों से उसकी ओर देखा। वह एकटक एक पोस्टर को देख रही थी। किसी डेंटल टॉनिक का विज्ञापन था, पर उस पर बना बच्चा बड़ा प्यारा था। ये बच्चा कितना प्यारा है ना दीदी, मैं यह बच्चा चाहती थी। उसकी बात समझने में मुझे एक क्षण लगा। उसका मंतव्य समझते ही मैंने कहा, तो हो जाने देती ना। मैंने तो कल भी कहा था। किसके भरोसे होने देती? प्रसाद को तो एक तरह से अम्मा ने ही पाला है, पर अब तो उनका भी बुढ़ापा है। फिर वहाँ भी अब एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। अम्मा के लिए तो पहली प्रायोरिटी वही रहेगी ना। लेकिन प्रसाद को एक साथी तो जरूर चाहिए। तुम्हें इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। इकलौता बच्चा बहुत अकेला पड़ जाता है। इकलौता बच्चा क्या होता है इसे मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा दीदी। रोज ही तो भुगत रही हूँ। मुकम्मल समस्या होता है वह। उसे अपने मन की करने की आदत पड़ जाती है। न वह जिम्मेदारियाँ शेयर करता है, न सुविधाएं, न सुख दुख में साथ देना जानता है। एक हमारे श्रीमान जी हैं, 32 साल की उम्र में भी अम्मा के पल्लू से बंधे हुए हैं, किसी तरह बढ़ना ही नहीं चाहते। एक मैं हूँ जो दिन पर दिन बुढ़ाती जा रही हूँ। वह कुछ देर चुप रही, फिर एक सांस लेकर बोली, कैसी विडंबना है ना दीदी। मैं अपनी मर्जी से एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जबकि यह बच्चा मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अपने ही घर में मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मैं सारे कष्ट उठाने को तैयार थी, लेकिन और फिर से एक सांस भरकर वह चुप हो गई। अच्छा हुआ हमारा गंतव्य भी आ गया था, नहीं तो इससे ज़्यादा सुनना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। घर पहुँचते ही अम्मा ने मुझे आड़े हाथों लिया। कैसे लतर पतर चली गई थी तुम? समधियाने कोई ऐसे जाता है? और बताकर भी नहीं गई।
लल्ला बेचारा हलकान होता रहा। अम्मा अब बस भी करो, विभा ने डांट दिया। 15 किलोमीटर दूर से बस में धक्के खाते चले आ रहे हैं, पानी तक को तो पूछा नहीं और शुरू हो गई। तब तक रश्मि शरबत बनाकर ले आई। विभा ने उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए गिलास उठा लिया। खाना तैयार है दीदी, खाकर जाइए। तैयार है तो टिफ़िन लगा दो, अब खाने का समय नहीं है। अच्छा दीदी, चलती हूँ अब। अभी तो रहोगी ना? जाने से पहले फ़ोन ज़रूर करना, एकदम फुर्र मत हो जाना। मतलब इसे भी मेरे प्रस्थान की प्रतीक्षा है। अम्मा की तरह शायद इसका भी ख्याल है कि बहन बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। पर आश्चर्य, इस बार मुझे क्रोध नहीं आया। उसे छोड़ने मैं सड़क तक चली गई। कहा 1-2 दिन में दिनेश से रिजर्वेशन के लिए कहूँगी। चाहती हूँ 10-15 दिन के लिए तुम भी साथ चलो, आराम हो जाएगा। अभी तो मुश्किल है दीदी, प्रसाद के टर्मिनल्स हैं, ऑफिस में भी ऑडिट का चक्कर है। बाद में ही सही, पर आऊँगी ज़रूर। मेरा मन भी 2-4 दिन की छुट्टी के लिए छटपटा रहा है, पर निकलना ही नहीं होता। महीनों हो जाते हैं मैं अम्मा के पास नहीं आ पाती। एक रात भी यहाँ रुक जाऊँ तो घर पर सारी सिस्टम फेल हो जाती है। एक बात और इस एक बात पर खूब गंभीरता से विचार करना। दोबारा चांस लेना चाहो तो ज़रूर ले लो। 1-2 महीना मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगी। चाहोगी तो बच्चे को 6 महीने अपने पास रखकर पाल लूँगी। पर अब और देर मत करना, मुझसे तुम्हारा यह उदास चेहरा नहीं देखा जाता। तुम इतना सब कैसे कर पाओगी दीदी? इतने दिनों तक घर छोड़ना क्या आसान है? ऐसा मुश्किल भी नहीं है। बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, फिर घर में उनकी चाची हैं, दादी हैं, और भगवान झूठ ना बुलवाए, प्रसाद की दादी के मुकाबले में मेरे बच्चों की दादी ज़्यादा समझदार, ज़्यादा हेल्पिंग हैं। और जीजा जी, उन्हें ऐतराज़ ना होगा? उनका भरोसा ना होता तो क्या इतनी बड़ी बात मैं कह पाती? विभा के जाने के बाद भी मैं देर तक वहाँ खड़ी खड़ी अपने ऊपर आश्चर्य करती रही। सचमुच इतनी बड़ी बात मैंने कह दी। किस विश्वास से, किस अधिकार से? अरसे बाद मेरे मन में उस घर के प्रति अपना तोमड़ आया। अब मुझे किसी मनुहार की, किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।